4 मई 2003 की रात एक आश्चर्यजनक घटना ने अमेरिका के केंटकी राज्य को झकझोर कर रख दिया। वहाँ के एक बहुत ही बिजी और जीवंत कॉलेज वेस्टर्न केंटकी यूनिवर्सिटी में, जहाँ कई स्टूडेंट्स के ड्रीम और डिज़ायर्स पूरी होती थी, एक भयानक अपराध ने वहाँ की शांति को तोड़ दिया और पूरी कम्युनिटी को एक गहरे सदमे में डाल दिया। उस रात वहाँ की एक यंग टीनेजर के कमरे में कुछ ऐसा हुआ था जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एक 18 वर्षीय लड़की कॉलेज में अपने फर्स्ट ईयर की शुरुआत कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो लड़की एक भयानक और अयोग्य कृत्य का शिकार हो गई। उसके साथ मारपीट की गई, दुर्व्यवहार किया गया और आखिर में उसे एक विनाशकारी कृत्य का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसे अपने ही हॉस्टल के रूम में जिंदा ही आग लगा दी गई थी। उस कमरे के बंद दरवाजों के पीछे आखिर क्या हुआ था? किसने एक मासूम जीवन को इतनी बेरहमी से खत्म कर दिया और क्यों किसी ने इतना भयानक कदम उठाया? इस केस ने न केवल स्थानीय लोगों बल्कि पूरे देश को हिला दिया। पुलिस और जांचकर्ताओं ने जब इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की तो उन्हें एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ा जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। हमारे साथ जुड़े और जाने इस दर्दनाक घटना के हर पहलू को, जो आज भी कोर्ट में और इस घटना को याद रखने वालों के दिलों में गूंजता है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही हमारे अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेलिसा केटी ऑड्री, जिसे प्यार से केटी के नाम से जाना जाता था, उसका जन्म 10 जून 1984 को केंटकी के रिनी शहर में हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य से उसकी परवरिश आसान नहीं थी। उसका बचपन उसकी माँ की सिजोफ्रेनिया नाम की एक मानसिक बीमारी के कारण अस्थिर था। सिजोफ्रेनिया एक सीरियस मेंटल डिजीज है जो किसी भी व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को अफेक्ट करती है। इसलिए जब केटी केवल 10 साल की थी तो उसे और उसकी बहन को पेरेंटल देखभाल में रखा गया था, जिसके बाद आखिरकार एक दिन उसे जिम और चार्ली इनमैन नामक पेरेंट्स के साथ रहने की सुविधा मिल गई। लेकिन इन सब के बावजूद केटी ने हमेशा अपनी असली माँ के साथ रिलेशन बनाए रखा। केटी ने अपने हाई स्कूल के दौरान अपनी अच्छी एकेडमिक स्किल का प्रदर्शन करते हुए स्कूल में बहुत ही अच्छा स्थान प्राप्त किया और इसी के साथ केटी ने हैंकॉक हाई स्कूल से अपना हाई स्कूल पास किया। साथ ही उसने अपने छोटे कद और सुनहरे बालों के साथ एक चीयर लीडर की भूमिका भी बहुत अच्छी तरह से निभाई। कॉलेज जाने की तैयारी करते समय केटी ने वेस्टर्न केंटकी यूनिवर्सिटी में जाने का फैसला किया ताकि वो अपने पालक और अपनी असली फैमिली के करीब रह सके। जिसके बाद केटी ने 2002 की विंटर में वेस्टर्न केंटकी यूनिवर्सिटी में अपना फर्स्ट ईयर शुरू किया। उसने अपनी कॉलेज लाइफ और फ्रीडम को खूब एंजॉय किया। साथ ही उसे एक अच्छी दोस्त भी मिल गई जिसके साथ उसने अपना रूम शेयर किया। केटी और उसकी रूममेट अक्सर पार्टियों में जाते थे और अपने कॉलेज कैंपस में भी शराब पीने और पार्टी करने का आनंद लेते थे। केटी ने अपनी कामुकता का भी पता लगाना शुरू कर दिया था, जिससे उसे एक बहुत अच्छा उपनाम हो फ्रॉम द सेकेंड फ्लोर मिला। केटी मॉरिस नाम के एक लड़के के साथ लंबे समय तक यौन संबंध में भी शामिल थी। हालांकि मॉरिस की शहर से बाहर एक गर्लफ्रेंड भी थी और वो केटी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में दिलचस्पी नहीं रखता था। कॉलेज के अपने फर्स्ट ईयर के दौरान केटी ने केंटकी फॉस्टर केयर सिस्टम से खुद को फ्री करने का फैसला किया, यानी कि वो अब अपने पालक से आज़ाद होना चाहती थी और उसे किसी की भी रोक टोक नहीं चाहिए थी। लेकिन इसका मतलब ये भी था कि उसे कॉलेज के लिए अपनी फंडिंग खोनी पड़ी। एक पालक बच्चे के रूप में उसकी कॉलेज फीस का भुगतान किया गया था, लेकिन अब उसे खुद ही अपने कॉलेज की फंडिंग जुटानी थी। इसलिए केटी ने अपनी कॉलेज की फीस के साथ अपने खर्च के लिए पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी। शनिवार 3 मई 2003 को केटी और उसकी रूममेट ने कॉलेज कैंपस की एक फ्रेट पार्टी में भाग लेने की योजना बनाई, लेकिन केटी ने पार्टी में जाने से पहले ही ड्रिंक कर ली थी। इसलिए जब वो आखिरकार पार्टी में पहुंचे तो केटी पहले से ही नशे में थी। केटी को नशे में होने पर रोने और ड्रामा करने की आदत थी और उसकी रूममेट को अक्सर उसकी देखभाल करनी पड़ती थी। पार्टी में केटी ने मॉरिस को देखा और उसे अपने साथ डांस करने के लिए ऑफर किया, जिसे मॉरिस ने रिजेक्ट कर दिया। इस पर केटी बहुत परेशान हो गई और उसने पार्टी में ही मॉरिस के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। केटी वॉयलेंट और डिस्ट्रक्टिव हो गई, इसलिए पार्टी के होस्ट ने उसे वहां से चले जाने के लिए कहा, क्योंकि वो वहां एक सीन क्रिएट कर रही थी। पार्टी में से कुछ मेंबरों को उस पार्टी में आए लोगों को अपने अपने घर पहुंचाने के लिए नियुक्त किया गया था और उनमें से एक ने केटी को उसके घर ले जाने की पेशकश की। उसकी रूममेट वहां मौज मस्ती कर रही थी और वो उस पार्टी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने केटी को घर जाने के लिए कहा और उससे कहा कि वो बाद में केटी को फ़ोन करेगी। जिसके बाद उसने केटी को घर पहुंचाने के लिए एक आदमी को उसके साथ भेज दिया।
रात लगभग 2:30 बजे केटी के पार्टी से जाने के कुछ समय बाद उसकी रूममेट ने उसे जांचने के लिए फोन किया और सुनिश्चित किया कि क्या वो ठीक ठाक घर पहुंच गई है। केटी की रूममेट का अपने किसी फ्रेंड के साथ उस रात कहीं और रुकने का प्लान था, लेकिन वो केटी को लेकर चिंतित थी। केटी ने फोन उठाया और अपनी रूममेट को बताया कि वो बिस्तर पर लेटी हुई है और साथ ही उसने अपने रूममेट को ये भी बताया कि उसके रूम में एक आदमी है और वो बहुत डरी हुई है। उसने कहा कि वो नहीं जानती कि वो आदमी कौन है, जिस पर उसकी रूममेट ने कमरे में मौजूद उस व्यक्ति से बात करवाने के लिए कहा। इस पर केटी ने उस व्यक्ति से अपनी रूममेट की बात करवाई और एक आदमी ने फ़ोन पर बात की और कहा कि वो वही आदमी है जो केटी को घर लेकर आया था। उसने कहा कि वो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि केटी अपने कमरे में ठीक ठाक पहुंच जाए, क्योंकि वो बहुत नशे में थी, और उसने केटी की रूममेट को चिंता न करने के लिए आश्वस्त किया। लेकिन फ़ोन कटने से जस्ट पहले केटी की रूममेट को लगा कि उसने कमरे में एक दूसरे आदमी की आवाज़ भी सुनी है। हालांकि उसकी रूममेट ज़्यादा चिंतित नहीं थी और उसने केटी से कहा कि वो उसे सुबह मिलेगी। लगभग 1.5 घंटे बाद ह्यू पोलैंड हॉल, जो कि उनके हॉस्टल का नाम था, वहां आग लगने का अलार्म बजा। कॉलेज के उस हॉस्टल में ये नॉर्मल बात थी, क्योंकि ऐसा अक्सर किसी के पॉपकॉर्न जलने के कारण होता था। लेकिन ज़्यादा धुआं निकलता देख कुछ स्टूडेंट बिल्डिंग से बाहर निकल गए। कुछ स्टूडेंट अभी भी सोए हुए थे। उन्होंने सोचा कि ये एक और गलत अलार्म था, और कुछ अभी भी नशे में थे। जब फायर फाइटर्स वहाँ पहुँचे तब सभी को एहसास हुआ कि कुछ सीरियस गड़बड़ हुई है। सबसे पहले बचाव दल ने हॉस्टल में प्रवेश किया और जल्दी से उस कमरे का पता लगाया जो आग का स्रोत था। कमरे में इंटर होने पर एक फायर फाइटर ने देखा कि स्प्रिंकलर ने पहले ही आग बुझा दी थी, जिसके बाद उसने बिस्तर पर कुछ चमकता हुआ देखा। उसे एहसास नहीं हुआ कि ये कोई इंसान था, जब तक कि उसने उसकी छाती को ऊपर नीचे होते हुए नहीं देखा। इसके बाद जब उस फायर फाइटर ने पास जाकर देखा तो पाया कि बिस्तर पर बुरी तरह से पीटी गई और जली हुई केटी ऑर्ट्री थी। उसने अपने चेहरे पर एक शर्ट लपेटी हुई थी और कपड़े का एक और टुकड़ा स्प्रिंकलर सिस्टम के चारों ओर लपेटा हुआ था। यह स्पष्ट था कि केटी के साथ कुछ भयानक हुआ था। वही वास्तव में आग का स्रोत थी। किसी ने उसे जिंदा रहते हुए ही आग लगा दी थी। जब वो केटी को बिल्डिंग से बाहर ले गए तब केटी ने फायर फाइटर से कहा कि मुझे घर ले चलो। केटी की छाती और प्राइवेट पार्ट में बहुत जलन थी। उसके रूम में एक हेयर स्प्रे कैन पाया गया और पाया गया कि इसका इस्तेमाल आग लगाने के लिए किया गया था। उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर अल्कोहल जेल डाला गया था। संभवतः ये यौन उत्पीड़न के किसी भी सबूत को मिटाने के लिए किया गया था। उसे सीरियस हालत में टेनेसी राज्य के नेशविल शहर के वेंडरबिल्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ के डॉक्टरों ने बताया कि केटी की जलन इतनी सीरियस थी कि उसने संभवतः उसके अधिकांश नर्व एंडिंग्स को नष्ट कर दिया था। लेकिन ये केटी के लिए एक वरदान भी था, क्योंकि इससे उसे होने वाले दर्द की मात्रा में भी काफ़ी हद तक कमी आई थी। काफ़ी इलाज और देखभाल के बावजूद केटी अपनी चोटों से बचने में असमर्थ रही और 3 दिन बाद 7 मई 2003 को हॉस्पिटल में ही उसकी मृत्यु हो गई। अब पुलिस ये पता लगाना चाहती थी कि उसकी रूममेट जिसके साथ वो हमेशा रहती थी, वो उस रात घर पर क्यों नहीं थी। जिसके बाद उसकी रूममेट से पूछताछ की गई, जिस पर उसने पुलिस को बताया कि वो उस रात अपनी किसी दूसरी सहेली के साथ थी, लेकिन उसने खुद पुलिस ऑफिसर्स को केटी के साथ अपने फ़ोन कॉल और उस रात एक अननोन पर्सन के उसके रूम में होने के बारे में बताया। क्योंकि एक ड्राइवर ने कहा था कि वही उस रात केटी को उसके घर ले गया था, इसलिए पुलिस को उस ड्राइवर से पूछताछ करनी थी। जिसके बाद पुलिस ने उस व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन उसने केटी को उसके घर पर छोड़ने के बाद उसके साथ क्या हुआ ये जानने से इनकार कर दिया। फिर पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड मोरिस से भी पूछताछ की, लेकिन उसके पास भी एक अच्छा बहाना था। आखिरकार पुलिस उस नामी ड्राइवर के पास वापस गई और उससे पूछताछ में पता चला कि उस रात गाड़ी में केटी अकेली नहीं थी। ड्राइवर ने बताया कि उस रात केटी का एक दोस्त भी उसके साथ था, जिसका नाम स्टीफन सुल्स था। केटी का दोस्त स्टीफन सुल्स पास के स्कॉट्सविल शहर में रहता था, लेकिन वो वेस्टर्न केंटकी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं था। वो भी अपने दोस्तों के साथ उस रात पार्टी में गया था और नशे की हालत में कार के पीछे वाली सीट पर बेहोश हो गया था, और केटी भी उसी कार में थी। अपने हॉस्टल में वापस आते समय केटी ने स्टीफन को बीमार होने के बारे में चिढ़ाया और उसे बीमार लड़का कहा। इसके बाद जब केटी कार से बाहर निकली और अपने हॉस्टल की ओर जाने लगी तो स्टीफन ने ड्राइवर से कहा कि वो केटी से बात करना चाहता है और कार से बाहर निकल गया। इसके बाद पुलिस ने स्टीफन सुल्स को पूछताछ के लिए बुलाया। स्टीफन अपनी कम्युनिटी में एक झूठा और चोर के रूप में जाना जाता था। स्टीफन केटी से 1 या 2 साल बड़ा था। उसका आलसी होने, स्कूल न जाने और काम न करने का इतिहास था। वो अक्सर स्कॉट्सविल केंटकी में उसके ही जैसी उपलब्धि वाले दूसरे लोगों के साथ घूमता रहता था और उसे एक नशेड़ी के रूप में जाना जाता था।
उसने कभी कोई बड़ा अपराध नहीं किया था, लेकिन उसे एक झूठा, धोखेबाज और चोर के रूप में जाना जाता था। उसके साथ घूमने वाले लोग ही उस पर भरोसा नहीं करते थे और उसे एक अकड़ू की तरह महसूस करते थे। जब स्टीफन को पूछताछ के लिए लाया गया तो पुलिस अधिकारियों को पता चला कि स्टीफन और उसके दोस्तों का एक समूह उस रात पार्टी में शामिल हुआ था। उन्होंने भी पहले से ही ड्रिंक किया हुआ था और पार्टी शुरू होने तक वो बहुत नशे में हो गया था। ज्यादा नशे के कारण वो मानो बीमार हो गया था और उस गाड़ी की पीछे वाली सीट पर सो गया था। उसने पुलिस से कहा कि केटी के हॉस्टल तक के रास्ते में वो और केटी अपनी कार में इधर उधर घूम रहे थे और मौज मस्ती कर रहे थे। उसने पहले तो केटी के हॉस्टल के कमरे में जाने से इनकार किया, लेकिन बाद में जोर देकर पूछने पर उसने स्वीकार किया कि जब केटी गाड़ी से बाहर निकली तो उसने केटी का पीछा किया और हॉस्टल के कमरे का दरवाजा बंद होने से पहले ही चुपके से अंदर घुस गया। उसने कहा कि वो केटी का पीछा करते हुए उसके कमरे तक गया, जिसके बाद उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए और फिर वो केटी के कमरे से चला गया। पुलिस ने जितनी ज्यादा स्टीफन से बात की वो अपनी कहानी उतनी ही बदलता गया, लेकिन आखिरकार थोड़ी देर बाद उसने पुलिस अधिकारियों को बताया कि उसने केटी को चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन वो जानता है कि ये सब किसने किया है। उसने कहा कि जब वो केटी के साथ उसके कमरे में था तब उसके दोस्त लुकास गुड्रम ने उसे फोन करके पूछा कि वो कहाँ है। इस पर स्टीफन ने उसे बताया कि वो केटी के साथ है। ये सुनकर वो भी केटी के हॉस्टल के कमरे में आ गया और उसने केटी से कहा कि वो भी उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। स्टीफन ने बताया कि केटी ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया, लेकिन लुकास उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। उसने कहा कि केटी ने उसका विरोध किया, लेकिन वो लुकास से दूर नहीं जा सकी, जो कि उससे ज्यादा ताकतवर और बड़ा था। उसने फिर बताया कि कैसे लुकास गुड्रम ने केटी पर हिंसक हमला किया और उसे प्रताड़ित किया, जिसके बाद लुकास ने केटी को वहीं पर आग लगा दी। 2003 में लुकास गुड्रम की उम्र 21 साल थी। वो वेस्टर्न केंटकी यूनिवर्सिटी या किसी भी जगह का स्टूडेंट नहीं था। वो एक तरह से गड़बड़ झाला करने वाला व्यक्ति भी माना जाता था, जिसके पास कोई टिकाऊ नौकरी नहीं थी और उसने एजुकेशन के लिए कोई कदम नहीं उठाया। लुकास पहले से ही तलाकशुदा था और एक छोटे बेटे का पिता था। उसकी एक्स वाइफ ने आरोप लगाया कि लुकास उसके साथ दुर्व्यवहार करता था। केटी पर हमला होने से एक दिन पहले लुकास को उस समय अपनी गर्लफ्रेंड के खिलाफ घरेलू हिंसा के आरोप में फिर से गिरफ्तार भी किया गया था। लुकास किसी भी तरह से एक अच्छा इंसान नहीं था। लुकास की मां ने कई साल पहले उसके सौतेले पिता से शादी की थी, जो इत्तेफाक से एक फेमस डॉलर जनरल स्टोर के मालिक थे। जिसके बाद लुकास आखिरकार अपने पेरेंट्स के साथ स्कॉट्सविल शहर चला गया। लुकास के परिवार के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और उसके पिता अक्सर लुकास का समर्थन करते थे, जबकि वो खुद काम करने से इनकार करता था और डेली नशे में रहता था। स्टीफन और लुकास दोस्त थे, लेकिन अक्सर उनके बीच बहस होती रहती थी, क्योंकि स्टीफन ने बताया कि लुकास एक अकड़ू और झूठा इंसान था। स्टीफन ने एक दिन लुकास की गर्लफ्रेंड से कहा कि लुकास उसे धोखा दे रहा है और लुकास के बारे में भला बुरा कहा, जिसके कारण दोनों के बीच बहस हो गई और लुकास ने स्टीफन को, जो कि मिश्रित नस्ल का था, उसे नस्लीय गालियां भी दी। लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों 3 मई की रात को बाहर घूमने के लिए सहमत हुए और अपने दूसरे म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ उस रात की पार्टी में शामिल हुए। इसके बाद पुलिस ने लुकास को पूछताछ के लिए बुलाया और उससे उस रात के बारे में पूछा, जिस पर लुकास ने पार्टी में केटी को देखने की बात तो कही, लेकिन उसके साथ हॉस्टल के कमरे में जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने से इनकार किया। लेकिन हॉस्टल के आरए ने बताया कि लुकास उस सुबह लगभग 2:30 बजे उस बिल्डिंग की लॉबी में था और उसी समय केटी और उसकी रूममेट के बीच फोन कॉल हुई थी। लुकास ने केटी ओट्री के दुष्कर्म और हत्या के बारे में कुछ भी जानने से साफ इनकार किया और उसके पेरेंट्स ने भी कहा कि वो सुबह 4 बजे फायर अलार्म बजने से पहले अपने घर पर ही था, जिससे उसे बचने का एक और बहाना मिल गया। पुलिस अधिकारियों ने स्टीफन शुल्स की उस रात की कहानी पर विश्वास किया। लुकास के हिंसा के इतिहास और स्टीफन की उसमें कमी का हवाला देते हुए उन्होंने साउथर्न गोथिक नामक एक न्यूज के एपिसोड में कहा कि हमारे पास स्टीफन पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं था। जिसके बाद पुलिस ने स्टीफन शुल्स और लुकास गुड्रम दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उन पर फर्स्ट डिग्री हत्या का आरोप लगाया गया। उनके मुकदमे की प्रतीक्षा करते समय केटी की बॉडी में से डीएनए वापस बाहर आ गया। एल्कोहल जेल का यूज करने और उसे जलाने के प्रयासों के बावजूद स्पर्म अभी भी अंदर मौजूद था, जो कि अब पुलिस ने बरामद किया था और जांच करने पर पता चला कि वो डीएनए स्टीफन शुल्स से मेल खाता था। केटी के कमरे में ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिसमें लुकास गुड्रम का डीएनए हो। जिसके बाद स्टीफन ने स्वीकार किया कि उसने केटी पर हमला किया था, लेकिन उसने कहा कि उसने ऐसा केवल लुकास के करने के बाद किया, क्योंकि लुकास ने उसे केटी पर हमला न करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। लुकास गुड्रम के खिलाफ सबूतों की कमी को देखते हुए अधिकारियों को यकीन नहीं था कि वो लुकास के अपराध को सुनिश्चित कर पाएंगे।
जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने स्टीफन को एक सौदा देने का फैसला किया, जिस पर स्टीफन शुल्स ने हत्या, दुष्कर्म, आगजनी, डकैती करने में मिलीभगत और दुष्कर्म में मिलीभगत सहित सभी आरोपों में दोषी होने की दलील देने पर सहमति जताई। इसके बदले में स्टीफन शुल्स के लिए मौत की सजा को हटा दिया गया और साथ ही स्टीफन को लुकास गुड्रम के खिलाफ मुकदमे में गवाही देनी पड़ी। कोर्ट में स्टीफन शुल्स ने एक बार फिर अपनी कहानी बदल दी। उसने अभी भी कहा कि लुकास ही वो व्यक्ति था जिसने शुरू में केटी पर हमला किया, उसे पीटा और उसके साथ दुष्कर्म किया। हालांकि अब आगे उसने कहा कि लुकास द्वारा दुष्कर्म करने के लिए मजबूर करने के बाद स्टीफन ही खुद वो व्यक्ति था जिसने हेयर स्प्रे छिड़का और केटी को आग लगा दी। स्टीफन ने कहा कि उसने ऐसा केवल लुकास के निर्देश पर किया और ये सब धमकी के तहत किया था, लेकिन उसने पहले ये कहा था कि लुकास ही वो व्यक्ति था जिसने केटी को जिंदा जला दिया था। स्टीफन शुल्स एकमात्र व्यक्ति था जिसका डीएनए अपराध स्थल पर पाया गया था। उसने अब दुष्कर्म करने और केटी को आग लगाने की बात स्वीकार की, जिससे उसकी मौत हो गई। लुकास गुड्रम के पास उस रात के लिए एक बहाना था और उसने इसमें शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। उसका डीएनए घटना स्थल पर नहीं मिला और कोई भी सबूत उसे सीधे अपराध से नहीं जोड़ सकता था। एकमात्र संबंध स्टीफन शुल्स और जेल के मुखबिर का था, जिसने दावा किया था कि लुकास गुड्रम ने मुकदमे की प्रतीक्षा करते हुए जेल में अपना अपराध कबूल कर लिया था, लेकिन ये जूरी के लिए पर्याप्त सबूत नहीं था। लुकास गुड्रम को सभी आरोपों में दोषी नहीं पाया गया और उसे रिहा कर दिया गया। केटी का परिवार तबाह हो गया और उनका मानना है कि लुकास गुड्रम दुष्कर्म और हत्या के आरोप से बच निकला। स्टीफन शुल्स को पैरोल की संभावना के बिना आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वो आज भी केंटकी सुधार विभाग में है। वो अब 29 साल का है। लुकास गुड्रम पर कुछ साल बाद घरेलू हिंसा और अपनी एक्स वाइफ के खिलाफ हिंसक धमकियों का आरोप लगाया गया, जिसके बाद वो टेक्सास राज्य में चला गया और सार्वजनिक रडार से गायब हो गया। वो अभी कहाँ है और क्या कर रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जबकि कई लोगों का मानना है कि लुकास गुड्रम दोषी था, लेकिन किसी के भी पास उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। हॉस्टल के कमरों को की कार्ड द्वारा अनलॉक किया जाना था। स्टीफन ने केटी का पीछा करने की बात स्वीकार की, इससे पहले कि दरवाजा उसके पीछे बंद हो जाए, लेकिन लुकास बाद में इमारत में कैसे पहुंच सकता था? केटी पर लुकास का डीएनए क्यों नहीं मिला? और हॉस्टल के एक अन्य व्यक्ति ने यह दावा क्यों किया कि लुकास सुबह लगभग 2:30 बजे वहां मौजूद था? माना कि लुकास के माता पिता की दलीलें ठोस नहीं हो सकती है, लेकिन ये अन्य कारक हमें विश्वास दिलाते हैं कि ये संभव हो सकता है कि स्टीफन शुल्स खुद बड़ी मुसीबत में था और अपने जघन्य अपराध के लिए किसी और पर उंगली उठाना चाहता था। ऐसा नहीं लगता कि लुकास गुड्रम एक आपराधिक मास्टरमाइंड था, और अगर वो इसमें शामिल था तो ये केस इसे साबित करने के लिए सबूत हासिल करने में विफल रहा। इस केस के रिजल्ट पर राय चाहे जो भी हो, एक बात तो पक्की है, वेस्टर्न केंटकी यूनिवर्सिटी के इस भयानक अपराध के परिणाम स्वरूप वहाँ के सुरक्षा प्रोटोकॉल बदल दिए गए। केटी को वो लोग कभी नहीं भूल पाएंगे जो उससे प्यार करते थे, और वो लोग जो उसे कभी नहीं जानते थे लेकिन उसकी कहानी से जुड़े थे। क्या आपको लगता है कि लुकास गुड्रम को भी सजा मिलनी चाहिए थी, और क्या स्टीफन को मिली सजा काफ़ी है? इस कहानी पर अपने विचार हमें कमेंट में बताएं, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।